प्रश्न 3। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जिसके सामने वैवाहिक जीवन का धुंधला प्रकाश है। वो सोच रही है कि वह सज धज कर ससुराल जाएगी। उसका पति उसे प्यार करेगा, उसके सास ससुर और अन्य परिवारीजन उसे पलकों पर बिठा लेंगे। वह वहां नाज नखरों से रहेगी। वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी, सबका मन रिझाएगी। इसके साथ ही घर गृहस्थी का काम भी निपटाएगी। परंतु वह विवाहित जीवन की यथार्थ कठोर स्थितियों से पूरी तरह परिचित नहीं थी। प्रश्न 4। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद वह अपनी ससुराल चली जाएगी। ऐसी स्थिति में वह अकेली रह जाएगी, फिर वह अपने सुख दुख किसके साथ बांटेगी? प्रश्न 5। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर। माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। अपने रूप सौंदर्य पर कभी गर्व न करना, अर्थात उसकी प्रशंसा पर रीझकर धोखे में मत रहना। आग का सदुपयोग करना, अत्याचार एवं अन्याय का दृढ़ता से सामना करना। वस्त्र और आभूषणों से भ्रमित न होना और न अपना व्यक्तित्व खोना। अपनी सरलता, कोमलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि ससुराल वाले उसका गलत ढंग से फायदा उठाएं। प्रश्न 6। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर। हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात आज के जमाने में करना उचित नहीं है, क्योंकि कन्या कोई बेजान वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए। कन्या का अपना पृथक व्यक्तित्व होता है। इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि जो वस्तु दान में दी जाती है वह न तो ली जाती है और न उससे संबंध रखा जाता है। कन्या विवाह के बाद पुनः अपने माता पिता के पास आती है और उन्हीं के साथ रहती भी है। इस आधार पर भी उसके साथ दान की बात करना उचित नहीं है। इसी आधार पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पुत्री के विवाह के समय अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं किया था। प्रश्न 1। कन्यादान कविता का वर्णनीय विषय क्या है? उत्तर। कन्यादान में बेटी के विवाह का वर्णन है, जो माँ बेटी को विदा करते हुए सीख देती है। प्रश्न 2। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर। इसलिए कि बेटी के विदा होने के पश्चात माँ किसके साथ अपने सुख दुख बांटेगी। प्रश्न 3। कवि ने लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका क्यों कहा है? उत्तर। क्योंकि उसके सामने वैवाहिक जीवन के सुखों का धुंधला प्रकाश ही था। वह जीवन के अन्य आने वाले दुखों से अनजान थी। प्रश्न 4। माँ ने पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना ऐसा क्यों कहा है? उत्तर। इसलिए कि अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, यही मुग्धता बंधन का कारण है। प्रश्न 5। वस्त्र और आभूषण को स्त्री के लिए बंधन क्यों माना गया है? उत्तर। क्योंकि शादी के बाद वस्त्र और आभूषण लड़की को नए रिश्ते में बांधते हैं। प्रश्न 6। आग रोटियां सेंकने के लिए है, ऐसा कहने का क्या आशय है? उत्तर। माँ बेटी को सीख दे रही है कि आग का उपयोग सिर्फ रोटियां सेंकने के लिए है, स्वयं को जलाने या जलवाने के लिए नहीं है। प्रश्न 7। कविता में वर्णित शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन किसके लिए कहा गया है? उत्तर। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम के बंधन के रूप में होते हैं, जो मोह में लिपटी भाषा में जकड़ लेते हैं। प्रश्न 8। कवि ऋतुराज की काव्य कृतियों के नाम बताइए। उत्तर। एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद आदि। प्रश्न 9। कवि ऋत्विज को मिले साहित्यिक सम्मान के नाम बताइए। उत्तर। सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रश्न 10। कवि ऋतुराज की कविताओं का विषय मुख्यतया क्या है? उत्तर। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ प्रतिबिंबित होता है। प्रश्न 1। कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? उत्तर। प्रस्तुत कविता में बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है कि वह माता पिता की लाडली होती है। कन्यादान के समय वह संचित पालित पूंजी की तरह दूसरों को सौंप दी जाती है। वह माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। उसके ससुराल चले जाने पर माँ अकेली रह जाती है। प्रश्न 2। कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि कविता में कोई भावुकता नहीं बल्कि एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है।
उत्तर, माँ अपनी बेटी के सुख दुख की साथी व साक्षी होती है। सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़े गए हैं। वे आदर्श के आवरण में बंधे हैं। एक स्त्री होने के नाते माँ अपने अनुभव द्वारा बेटी को उपयुक्त सलाह देती है। प्रश्न 3, अपने चेहरे पर मत रीझना, पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रायः बहुएं अपने रूप पर आकर्षित होकर अपने आप में सुंदरी होने का भ्रम पाल लेती हैं, जिसका फायदा उन्हें घर गृहस्थी के बंधन में बांध देते हैं और वे अपने आप में कमजोर पड़ जाती हैं। प्रश्न 4, कवि ने माँ के दुहक को प्रामाणिक क्यों बताया है? उत्तर, कवि ने माँ के दुख को प्रामाणिक अथवा वास्तविक इसलिए बताया है क्योंकि उसे अपने वैवाहिक जीवन के कष्टों का यथार्थ अनुभव प्राप्त था। वह अच्छी तरह जानती थी कि ससुराल में उसकी कन्या को कितनी कठिनाइयां होंगी तथा उसे किस तरह सुख दुख बांटना पड़ेगा। प्रश्न 5, कन्यादान कविता में माँ की मल चिंता क्या है? उत्तर, माँ की चिंता यह है कि उसकी लड़की भोली और सरल है। वह वैवाहिक जीवन के कष्टों और कठिनाइयों को नहीं जानती है, इसलिए वह स्वार्थी दुनिया की अनुभूति कर अपनी लड़की के संभावित दुखों के बारे में सोच सोचकर घुली जा रही है। प्रश्न 6, कवि ने लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका क्यों कहा है? उत्तर, लड़की सयानी न होने के साथ सरल और भोली थी, उसे केवल जीवन के आनंददायक पक्ष का ही आभास था। उसे वैवाहिक जीवन से जुड़ी कठिनाइयों एवं कष्टों का आभास नहीं था, इसलिए कवि ने उसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है। प्रश्न 7, एक कन्या विवाह से पूर्व अपने वैवाहिक जीवन की कैसी कैसी कल्पनाएं करती है? उत्तर, एक कन्या विवाह से पूर्व अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बड़ी रंगीन कल्पनाएं करती है। उसका पति उससे अतिशय प्रेम करेगा, सभी उसके रूप सौंदर्य को देखकर रीझेंगे। वो ससुराल में सुंदर वस्त्रों और गहनों से सज धज कर सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। प्रश्न 8, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है, स्त्री जीवन के कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार चतुर व्यक्ति अपनी मोहक शब्दावली से भोले इंसान को गुलाम बना लेता है, वैसे ही वस्त्र और आभूषण अपने आकर्षण से भ्रमित कर स्त्री को गुलाम बना लेते हैं और वह वस्त्राभूषणों के मोह में ससुराल के दास्तामय बंधन में पड़ जाती है। प्रश्न 9, कन्यादान कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कन्यादान कविता का संदेश नारी जागृति से संबंधित है। पुरुषों द्वारा नारी सौंदर्य की प्रशंसा करना, वस्त्र और आभूषण का लालच देना वस्तुतः उसे गुलाम बनाए रखने के बंधन है। इनसे मुक्त होकर उसे नारी जैसी दुर्बलताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए, तभी वह शक्तिशाली बन सकती है। प्रश्न 10, माँ अपनी पुत्री के बारे में क्या कामना करती है? उत्तर, माँ अपनी पुत्री के बारे में कामना करती है कि वह ससुराल में जाकर समझदारी से काम ले। वह अपनी मोलेपन के कारण बंधनों में न बंधे। वह अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचारों से बचे और अबला न होकर सबला बने। प्रश्न 11, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी है, क्या वह आज के युग के अनुकूल है? पक्ष या विपक्ष में तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी है, वह आज के युग के सर्वथा अनुकूल है। आज ससुराल पक्ष वधू की सरलता का अनुचित लाभ उठाने के लिए दबाव बनाता है। उसे धमकाया सताया जाता है, अतः वह साहस से उनका विरोध करे और स्वाभिमान से जीवनयापन करे। प्रश्न 1, प्रस्तुत कविता कन्यादान का सार संक्षिप्त शब्दों में दीजिए, अथवा कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने माँ की सीख द्वारा क्या संदेश दिया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बेटी को सावधान रहने के लिए अनेक बातें कही हैं। कविता में विवाह के पश्चात विदाई के समय माँ अपने अच्छे बुरे सभी अनुभवों का निचोड़ एक सही व तर्कसंगत सीख देती है, ताकि आगे जाकर ससुराल में बेटी सुख सम्मान का जीवन व्यतीत कर सके। कविता में माँ परंपरागत आदर्श माँओं से हटकर भिन्न है। वह बेटी से कहती है कि तुम अपनी सुंदरता पर रीझना मत। आग का प्रयोग खाना पकाने के लिए करना, न कि जलने के लिए। तू सावधानी से रहना। स्त्री जीवन जीते हुए वस्त्रों एवं आभूषणों के प्रति मोह मत रखना, क्योंकि ये सब बंधन स्वरूप होते हैं, सोचने समझने का सामर्थ्य छीन लेते हैं। माँ कहती है तू हमेशा लड़की की तरह निश्चल सरल रहना, लेकिन मूर्ख लड़की की तरह दिखाई मत देना। लोक व्यवहार के प्रति सजग रहना इत्यादि तरह से एक माँ बेटी को समझाती है।
प्रश्न 2, कन्यादान कविता में प्रस्तुत सीख को विस्तार से बताइए। अथवा कविता कन्यादान में कवि ने कौन कौन सी सीख दी है और क्यों? विस्तार से बताइए। उत्तर, कवि ऋतुराज ने माँ बेटी के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कई सीख आज की बेटियों को दी है। ससुराल में बेटी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए माँ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई प्रामाणिक सीख अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है। पहली सीख कविता में माँ बेटी को देती है कि अपने सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता है। दूसरी सीख में माँ कहती है कि आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा इसका प्रयोग जलाने के लिए किया जाए तो उसका पुरजोर विरोध करना, क्योंकि आग खाना बनाने के काम आती है, जलाने के लिए नहीं। तीसरी सीख में माँ कहती है कि कभी भी वस्त्रों एवं आभूषणों के प्रति मोह आकर्षण मत रखना, क्योंकि ये स्त्री जीवन के बंधन के रूप में होते हैं। अंत में माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना, अर्थात लड़की के गुण मर्यादा, लज्जा, सहनशीलता, विनम्रता सभी को व्यवहार में रखना, लेकिन कभी इनको अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़ी हो जाना आदि सीख कवि ने कविता में माँ के माध्यम से प्रत्येक बेटी को दी है। प्रश्न 1, कवि ऋतुराज का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में दीजिए। अथवा कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाने का कार्य किया। मुख्यधारा से अलग समाज के लोगों की चिंताओं को कवि ने अपने लेखन में उतारा है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन का यथार्थ अपने आसपास की रोजमर्रा में घटित घटनाओं पर आधारित होता था। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारबिंद काव्य संग्रह लिखे हैं तथा इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कन्यादान समरी इन हिंदी कवि परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के उपरांत अब सेवानिवृत्ति लेकर ये जयपुर में रहते हैं। इनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सरतनिस्त और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। इन्होंने सामाजिक उपेक्षा एवं शोषण उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और विडंबनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया है। इन्हें अब तक सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरान पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं।